आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति। आनुवंशिक पदार्थ से तात्पर्य सजीवों में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण अर्थात वंशागति के लिए उत्तरदायी हो। ऐसे पदार्थ के लिए मेंडल ने कारक, फैक्टर शब्द का प्रयोग किया। मेंडल के अनुसार कारक एक आनुवंशिक इकाई है जो एक विशिष्ट लक्षण का निर्धारण करती है। बाद के वर्षों में कारक के स्थान पर जीन शब्द का प्रयोग किया गया। 1903 में W.S. सटन ने गुणसूत्र सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी प्रतिपादित की। इस सिद्धांत के अनुसार जीन वंशागति का प्रारूप व कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के व्यवहार में एक प्रकार की समानांतरता पैरेललिज्म पाई जाती है। ये जीन इन गुणसूत्रों पर स्थित रहते हैं। गुणसूत्र रासायनिक रूप में न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये न्यूक्लिक अम्ल विशेषतः डीएनए वे प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन 20 आधारभूत अमीनो अम्लों के बहुलक है। ये अमीनो अम्ल विभिन्न क्रम में जुड़कर हजारों प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जबकि डीएनए में मात्र 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की तुलना में डीएनए को बहुत ही सरल अणु माना गया। 1910 में एक वैज्ञानिक फोबस लेविन ने डीएनए के संबंध में टेट्रा न्यूक्लियोटाइड मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में S से तात्पर्य सुगर, P से फॉस्फेट, A, T, G, C 4 नाइट्रोजन क्षारक, A से एडिनिन, T से थाइमिन, G से ग्वानिन व C से साइटोसिन है। इस मॉडल को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। इस मॉडल के अनुसार डीएनए का अणु बहुत ही सरल होता है। इसमें चारों न्यूक्लियोटाइड का एक एक अणु विद्यमान रहता है और ये चारों अणु समान अनुपात में इस अणु में, डीएनए अणु में स्थित रहते हैं। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड मॉडल ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रोटीन की तुलना में डीएनए बहुत ही सरल अणु होते हैं। प्रोटीन में क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और ये हजारों प्रकार की होती है, इस कारण ये प्रोटीन अणु बहुत ही विविधता दर्शाते हैं। प्रोटीन अणुओं की विविधता के कारण ही जीवों में विविध लक्षण अभिव्यक्त होते हैं। प्रोटीन की मात्रा व संरचना कोशिका की संरचना व कार्य की स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पर निर्भर करती है। अलग अलग कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा व संरचना अलग अलग हो सकती है। अतः प्रोटीन में विविधता के कारण ही वैज्ञानिकों ने प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ माना। ये माना कि प्रोटीन में आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहण करने व स्थानांतरण करने की क्षमता पाई जाती है। डीएनए केवल गुणसूत्र का एक घटक है जो प्रोटीन अणुओं को बांधे रखता है। आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति
कोई भी हो, चाहे डीएनए हो, प्रोटीन हो, आरएनए हो या अन्य कोई पदार्थ हो, मेंडल के समय से ही ये माना जाता रहा है कि कोई भी पदार्थ जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, उस पदार्थ में कुछ विशिष्ट लक्षण विद्यमान होने चाहिए, जिससे कि वे गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कर सके। ये गुण है, प्रथम अति वासनिष्ठा, यथार्थता के साथ प्रतिकृति बनाना। द्वितीय स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता। तृतीय अति विविध सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता। चतुर्थ अति निम्न आवृत्ति की त्रुटियों को स्वीकार करने की क्षमता। रासायनिक रूप में अति स्थायी। प्रथम अति वासनिष्ठा के साथ प्रतिकृति बनाना, रेप्लिकेट विथ हाई फिडेलिटी। आनुवंशिक पदार्थ में अति वासनिष्ठा के साथ प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए। इन प्रतिकृतियों का वितरण पुतली कोशिकाओं में अति सूक्ष्मता, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ होना चाहिए, ताकि जीन का स्थानांतरण पुतली कोशिकाओं में वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी परिवर्तन के हो सके। स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता, एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। आनुवंशिक पदार्थ में गुणों को प्रकट करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अति विविध सूचनाओं को संग्रहित करने की क्षमता, एबिलिटी टू स्टोर हाईली वेरिएबल इंफॉर्मेशन। आनुवंशिक पदार्थ की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि जीन के अति विशिष्ट कार्यों की सूचनाएं स्वयं में संग्रहित कर सके। अति निम्न आवृत्ति की त्रुटियों को स्वीकार करने की क्षमता, अलाउ द एरर ऑफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। आनुवंशिक पदार्थ में अति निम्न आवृत्ति की त्रुटियों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात प्रतिकृतिकरण व पुतली कोशिकाओं में प्रतिकृतियों के वितरण के समय इनमें त्रुटि स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। ये त्रुटियां सामान्यतः उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण आती है। इन त्रुटियों के कारण ही आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उद्विकास के दौरान ये आनुवंशिक विभिन्नताएं संग्रहित होकर
नई जातियों की उत्पत्ति करती है। रासायनिक रूप में अति स्थायी, केमिकली मोस्ट स्टेबल आनुवंशिक पदार्थ रासायनिक रूप में अति स्थायी होने चाहिए। इन्हें ना तो आसानी से बनाया जाना चाहिए व न ही आसानी से इनका विघटन किया जा सकना चाहिए। ये सभी लक्षण डीएनए द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी डीएनए में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो इसे प्रोटीन व आरएनए से विभेदित करता है। ये लक्षण है डीएनए, प्रोटीन, आरएनए। डीएनए की मात्रा सजीव की सभी कोशिकाओं में समान नियत रहती है, जबकि प्रोटीन व आरएनए की मात्रा सजीव की कोशिकाओं की संरचना व कार्य की स्ट्रक्चर व फिजियोलॉजी पर निर्भर करती है, अर्थात इनकी मात्रा विविध वेरिएबल हो सकती है। अधिकांश डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है, जबकि अधिकांश प्रोटीन व आरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। डीएनए की मात्रा व गुणसूत्रों की संख्या में एक प्रकार का सहसंबंध कोरिलेशन पाया जाता है, जबकि गुणसूत्रों की संख्या व प्रोटीन व आरएनए की मात्रा में ऐसा कोई सहसंबंध नहीं पाया जाता। डीएनए का आणविक संगठन एक जीव की सभी कोशिकाओं में समान होता है, जबकि प्रोटीन व आरएनए गुणात्मक एवं मात्रात्मक क्वांटिटेटिवली व क्वालिटेटिवली कोशिकाओं में अलग अलग हो सकते हैं। इन लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डीएनए ही जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह तथ्य किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस कारण प्रारंभ से ही प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता मिली। आणविक जैविकी के क्षेत्र में किए गए दो अभिन्न प्रयोगों ने इस धारणा को अमान्य घोषित कर दिया। ये प्रयोग थे रूपांतरण का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन व हर्शे व चेज का प्रयोग। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। यदि किसी जीवाणु का एक स्ट्रेन लेक पॉजिटिव सकारात्मक हो व दूसरा स्ट्रेन लेक नेगेटिव नकारात्मक हो, लेक पॉजिटिव स्ट्रेन से तात्पर्य ऐसा जीवाणु जो लैक्टोज शर्करा का अपचय कैटाबोलिज्म कर सकता है, जबकि लेक नेगेटिव जीवाणु लैक्टोज शर्करा का अपचय करने में सक्षम नहीं होते हैं। यदि लेक पॉजिटिव स्ट्रेन के डीएनए निष्कर्ष एक्सट्रैक्ट
को संवर्धन माध्यम में जहां पर लेग नेगेटिव कोशिकाएं वृद्धि कर रही होती है उसमें मिला दिया जाए तो कुछ लेग नेगेटिव कोशिकाएं लेग पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जीवाणु के किसी एक स्ट्रेन के डीएनए निष्कर्ष को माध्यम में मिलाकर दूसरे स्ट्रेन के जीन प्ररूप जीनोटाइप को बदल देना ही रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति की जांच करने के लिए, पहचान करने के लिए 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन विधि की खोज की। इन्होंने एक रोगजनक जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का अध्ययन किया जो निमोनिया रोग पैदा करता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु दो रूपों फॉर्म में पाया जाता है। यह है वायरुलेंट तीव्र विषैली प्रजाति, दूसरा नॉन वायरुलेंट सामान्य प्रजाति। ये दोनों प्रजातियां संरचनात्मक व क्रियात्मक दोनों ही गुणों में एक दूसरे से भिन्न होती है। वायरुलेंट में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल पाया जाता है, उपस्थित, जबकि नॉन वायरुलेंट में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल अनुपस्थित होता है। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के कारण वायरुलेंट जीवाणु रोग फैलाने में सक्षम होते हैं। ये निमोनिया रोग फैलाते हैं, जबकि वायरुलेंट जीवाणु रोग फैलाने में अक्षम होते हैं। वायरुलेंट जीवाणु की कॉलोनी चिकनी, स्मूथ व चमकीली होती है, जबकि नॉन वायरुलेंट की कॉलोनी रुक्ष, रफ व अनियमित, इर्रेगुलर होती है। वायरुलेंट जीवाणु को एस व नॉन वायरुलेंट को आर द्वारा निरूपित किया जाता है। वायरुलेंट जीवाणु के कई प्रभेद स्ट्रेन पाए जाते हैं। ये स्ट्रेन है एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड इत्यादि। ये एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन से पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के रासायनिक संगठन, विशेषतः प्रतिजन गुण, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में भिन्नता रखते हैं। इसी प्रकार नॉन वायरुलेंट
जीवाणु के भी प्रभेद आर फर्स्ट, आर सेकंड, आर थर्ड इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं। वायरुलेंट का एक विशेष प्रकार का स्ट्रेन अपने संगत नॉन वायलेंट स्ट्रेन में उत्परिवर्तन के द्वारा बदल सकता है, अर्थात एस फर्स्ट आर फर्स्ट में उत्परिवर्तन के द्वारा बदल सकता है, वह आर फर्स्ट उत्परिवर्तन के द्वारा एस फर्स्ट में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन एस फर्स्ट कभी भी आर सेकंड या आर थर्ड में परिवर्तित नहीं होता है। यही परिवर्तन सभी प्रभेदों पर लागू होता है। ग्रिफिथ ने प्रयोग के दौरान उत्परिवर्तन की संभावना के निराकरण के लिए एस थर्ड व आर थर्ड, आर सेकंड जीवाणुओं का चयन किया, ताकि प्रयोग के दौरान ये आपस में उत्परिवर्तन के द्वारा परिवर्तित नहीं हो, क्योंकि उत्परिवर्तन से आर सेकंड एस सेकंड में ही परिवर्तित हो सकता है, व एस थर्ड आर थर्ड में ही परिवर्तित हो सकता है। इन जीवाणु स्ट्रेन के प्रभाव को देखने के लिए ग्रिफिथ ने चूहों के 4 समूह बनाए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। इन समूह के चूहों को जीवाणुओं के द्वारा उपचारित किया। इन उपचार के प्रभाव का परीक्षण कर परिणाम प्राप्त किए। प्रथम समूह के चूहों को सामान्य जीवित लाइव आर सेकंड जीवाणुओं से अंत्यशिफ्ट किया, अर्थात लाइव आर सेकंड जीवाणुओं को इनके शरीर में प्रवेश करवाया और यह पाया कि ये जीवाणु किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इस समूह के सभी चूहे जीवित रहे। इसी प्रकार द्वितीय समूह के चूहों को सामान्य जीवित लाइव एस थर्ड जीवाणुओं के द्वारा उपचारित किया, तो इस समूह के चूहों में रोग उत्पन्न हुआ एवं सभी चूहे मृत पाए गए। तृतीय समूह के चूहों को ताप से मृत हीट किल्ड एस थर्ड, जिससे कि इन जीवाणुओं में संक्रमण की क्षमता समाप्त हो जाए, हीट किल्ड एस थर्ड से तृतीय समूह के चूहों को उपचारित किया, तो चूहों पर इनका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे सभी चूहे जीवित रहे। चतुर्थ समूह के चूहों को हीट किल्ड एस थर्ड व लाइव आर सेकंड जीवाणुओं के
मिश्रण से उपचारित किया तो चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त हुए। सभी चूहों में रोग उत्पन्न हुआ एवं मृत पाए गए। जब इन मृत चूहों से जीवाणुओं को पुनः प्राप्त रिकवरी की गई तो ये सभी जीवाणु S3 प्रकार के प्राप्त हुए। ये S3 प्रकार के जीवाणु वैसे ही थे जैसे हीट किल्ड S3, अर्थात ये जीवाणु उत्परिवर्तन से प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि R सेकंड में उत्परिवर्तन से S सेकंड प्रकार के जीवाणु ही उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रयोग के आधार पर ग्रिफिथ ने कहा कि हीट किल्ड S3 जीवाणु लाइव R सेकंड कोशिकाओं को S3 में परिवर्तित कर देती है। इसे ही ग्रिफिथ ने रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहा, क्योंकि यह रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन S3 के प्रभाव के कारण होता है कि S3 की उपस्थिति में लाइव R सेकंड कोशिकाएं S3 में परिवर्तित हो जाती है। इसे ग्रिफिथ प्रभाव का ग्रिफिथ ने बताया कि हीट किल्ड S3 कोशिकाओं से कुछ अज्ञात पदार्थ लाइव R सेकंड कोशिकाओं को S3 कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। इस अज्ञात पदार्थ को ग्रिफिथ ने रूपांतरकारी पदार्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। ग्रिफिथ इस रूपांतरकारी पदार्थ की पहचान व रासायनिक प्रकृति के बारे में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सके। ग्रिफिथ के प्रयोग से यह माना गया कि हो सकता है कि चूहे की कोशिकाएं S3 की उपस्थिति में R सेकंड कोशिकाओं को परिवर्तित कर देती है। इस समस्या के निराकरण के लिए जब हीट किल्ड S3 व लाइव R सेकंड कोशिकाओं के मिश्रण को संवर्धन माध्यम में वृद्धि करवाई गई तो कुछ R सेकंड कोशिकाएं S3 में परिवर्तित हो गई। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि चूहों की कोशिकाओं का R सेकंड को S3 में परिवर्तित करने में किसी प्रकार की कोई भूमिका या योगदान नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह प्रश्न भी उठाया कि हो सकता है कि हीट किल्ड S3 कोशिकाएं लाइव R सेकंड कोशिकाओं की उपस्थिति में पुनः जीवित रिवाइव हो सकती है। इसके लिए एक और प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में हीट किल्ड S3 कोशिकाओं का एक्सट्रैक्ट या निष्कर्ष को
लाइव कोशिकाओं के साथ मिलाकर जब इनका संवर्धन माध्यम में संवर्धन किया गया तो कुछ आर सेकंड कोशिकाएं एस थर्ड कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि संवर्धन के समय हीट किल्ड एस थर्ड कोशिकाएं पुनः जीवित या रिवाइव नहीं होती है। यह कहा गया कि हीट किल्ड एस थर्ड कोशिकाओं के निष्कर्ष में कुछ ऐसे अज्ञात पदार्थ जिनको कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रूपांतरणकारी पदार्थ कहा उपस्थित होते हैं, जिनके कारण आर सेकंड कोशिकाएं एस थर्ड में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की रासायनिक प्रकृति के बारे में कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ। रूपांतरकारी पदार्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की रासायनिक प्रकृति की पहचान के लिए अगला प्रयोग लगभग 15 वर्षों बाद किया गया, जब 1944 में ओसवाल्ड एवियरी, मैक्लॉइड व मैकार्टी ने रूपांतरकारी पदार्थ को एस थर्ड जीवाणु से शुद्धिकृत कर लिया। इन वैज्ञानिकों ने एस थर्ड जीवाणु के निष्कर्ष एक्सट्रैक्ट से प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड व आरएनए को एक के बाद एक पृथक किया। पृथक्करण के पश्चात इन वैज्ञानिकों को शुद्धिकरण के अंत में एक आपेक्षिक रूप में शुद्ध व अतिशान हाईली विस्कस तरल पदार्थ प्राप्त हुआ। इस पदार्थ के सभी लक्षण डीएनए के भौतिक व रासायनिक लक्षणों के समान थे। जब इस तरल पदार्थ को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कर रहे आर सेकंड जीवाणु के साथ मिलाया गया तो ये जीवाणु वृद्धि कर इनकी कुछ कॉलोनी 10⁴ में से एक कॉलोनी एस थर्ड में परिवर्तित हो गई। यह पता लगाने के लिए कि यह परिवर्तन स्थायी हुआ है, इन एस थर्ड कॉलोनी की कोशिकाओं को विलगित कर जब नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया गया तो ये कोशिकाएं वृद्धि करके एस थर्ड कोशिकाएं ही बनाई, अर्थात एस थर्ड प्रकार की कॉलोनी ही प्राप्त हुई। इसी प्रकार जब आर सेकंड कोशिकाओं को विलगित कर नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया गया तो इन कोशिकाओं ने भी आर सेकंड प्रकार की कॉलोनी ही बनाई। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आर सेकंड जीवाणु आर सेकंड की तरह ही व्यवहार करते हैं, जबकि एस थर्ड कोशिकाएं एस थर्ड के समान शुद्ध रूप से विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है जो एस थर्ड प्रकार की होती है। इस प्रयोग के आधार पर इन वैज्ञानिकों ने यह कहा कि
एस थर्ड से प्राप्त निष्कर्ष में डीएनए उपस्थित था, वह ये डीएनए ही आर सेकंड कोशिकाओं को एस थर्ड कोशिकाओं में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने एक संदेह प्रकट किया कि निष्कर्ष में कुछ मात्रा में आरएनए व प्रोटीन हो सकती है, वह ये आरएनए व प्रोटीन ही आर सेकंड कोशिकाओं को एस थर्ड कोशिकाओं में परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाती है। इस संदेह के निराकरण के लिए इन वैज्ञानिकों ने एक और प्रयोग किया। इस प्रयोग में इन वैज्ञानिकों ने एस थर्ड कोशिकाओं से अति शुद्ध हाईली प्यूरिफाइड निष्कर्ष एक्सट्रैक्ट काम में लिया। इस शुद्ध निष्कर्ष को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा उपचारित किया गया। इन्होंने सबसे पहले इस निष्कर्ष को प्रोटीएज एंजाइम से उपचारित किया। यह प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का विघटन कर देता है। इसी प्रकार इस निष्कर्ष को आरएनएज राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम से उपचारित किया, जो आरएनए का विघटन कर देता है। इन दोनों एंजाइमों के उपचार के पश्चात जब इस निष्कर्ष की जांच की गई तो इसमें रूपांतरकारी क्षमता किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं हुई, अर्थात यह निष्कर्ष आर सेकंड कोशिकाओं को एस थर्ड कोशिकाओं में बदलने में समर्थ था। जब इस निष्कर्ष को डीएनएज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज के द्वारा उपचारित किया गया, जो कि डीएनए का विघटन कर देता है। इसके पश्चात जब इस निष्कर्ष की जांच की गई तो यह पाया गया कि इसमें रूपांतरण की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात ये डीएनएज एंजाइम डीएनए के सभी भौतिक व रासायनिक लक्षणों को नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के आधार पर इन वैज्ञानिकों ने ये प्रबल निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन ये वैज्ञानिक निर्णायक रूप में ये प्रमाणित नहीं कर पाए, कॉन्क्लूसिवली ये नहीं कह पाए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इन वैज्ञानिकों ने ये माना कि हो सकता है इस शुद्ध निष्कर्ष में कुछ मात्रा में आरएनए व प्रोटीन की अशुद्धि रह सकती है। दूसरा, इन वैज्ञानिकों ने केवल एक रोगाणु के एक विशिष्ट लक्षण पॉलीसैकेराइड कैप्सूल का ही अध्ययन किया और ये पॉलीसैकेराइड कैप्सूल का संश्लेषण एक विचित्र लक्षण हो सकता है। इस आधार पर इन वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि निष्कर्ष में स्पष्ट रूप में डीएनए उपस्थित था। इसका एक यह भी कारण था कि उस समय फोबस लेविन द्वारा दिया गया टेट्रान्यूक्लियोटाइड मॉडल बहुत अधिक प्रचलित था। इस मॉडल के अनुसार डीएनए एक अत्यंत ही सरल संरचना है जिसमें चारों न्यूक्लियोटाइड समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस कारण डीएनए अणु में किसी भी प्रकार की प्रोटीन के समान विविधता नहीं पाई जाती है। आणविक जैविकी में हुए आधुनिक अनुसंधान व नई नई तकनीक के प्रयोग व विभिन्न जातियों की जांच में यह पाया गया कि डीएनए का संगठन अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। डीएनए का संगठन न तो अति सरल व लघु है और न ही इसमें सरल पुनरावर्ती संरचना पाई जाती है।
1952 में इरविन चारगाफ ने क्रोमेटोग्राफी पर कार्य करते हुए यह बताया कि डीएनए अणु में पर्याप्त मात्रा में जटिलता व विविधता पाई जाती है, जिसके आधार पर इसे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में माना जा सकता है। इरविन चारगाफ ने डीएनए अणु के कुछ विशिष्ट लक्षण बताए, जिन्हें चारगाफ नियम के नाम से भी जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर व ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। डीएनए में प्यूरिन की कुल मात्रा एडेनिन व ग्वानिन की मात्रा पिरिमिडिन की कुल मात्रा थाइमिन व साइटोसिन की मात्रा बराबर होती है, लेकिन एडेनिन व थाइमिन की मात्रा ग्वानिन व साइटोसिन की मात्रा के बराबर नहीं भी हो सकती है। यह मात्रा हर जाति में अलग अलग पाई जाती है और ये मात्रा ही जातियों में विविधता का कारण है। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन ये आंकड़े किसी प्रकार का प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। अतः हर्शे व चेज ने एक प्रयोग के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।